पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, साथ में हम पढ़ेंगे इसके एनर्जी कंजर्वेशन, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे साथ में इसके। तो फेराडे लॉ को मतलब प्रूफ करने के लिए, फेराडे लॉ को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि फेराडे लॉ को डिराइव करने के लिए एक डेरिवेशन है अपने पास। वो डेरिवेशन क्या था कि हमारे पास एक आयताकार फ्रेम है, एक आयताकार एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है हमारे पास, है ना। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्या है कि ये कहाँ रखा हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा हुआ है। ये आयताकार फ्रेम है जो, है ना। ये तो मैंने ये बना दिया, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो फ्रेम की, वो मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहाँ रहेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी आउटसाइड द प्लेन, है ना। आउटसाइड द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, ये कैसा प्लेन है आपका, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है। अगर रेक्टेंगुलर नहीं लग रहा हो, वृत्ताकार मतलब आयताकार नहीं लग रहा हो तो मानना भी है ना, डायरेक्शन तो इसकी। इस फ्रेम में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक वो रखी हुई है, मतलब एक रोड रखी हुई है, एक रोड रखी हुई है, एक छड़ रखी हुई है इस फ्रेम में। ठीक है, इस छड़ में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो पहले लग रहा था। छड़ में ये पी से क्यू तक ये छड़ लगी हुई है। इस छड़ में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने कल वेरिएशन किया था परसों के दिन। इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और ये अगर ये बी वेलोसिटी से मूव कर रही है इधर की तरफ, ये वही कॉन्सेप्ट है सेम। क्या कर रही है, ये बी वेलोसिटी से मूव कर रही है इधर की तरफ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकालते हैं कि अगर ये मतलब कि ये अगर आपका परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, मतलब ये क्या चीज है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर की तरफ दिखा रहा है, और ये वेलोसिटी उसका वेग है जो राइट साइड में जा रहा है। तो उसका फोर्स कहाँ होता है, उसका बल कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है फोर्स, ये आप जानते हो। तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे माइनस आयन यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ये अपन पढ़ चुके थे, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे तो ऊपर कौन आ जाएगा, प्लस, ये अपन पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जमा हो रहा है तो ऊपर कौन आ जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा ऊपर। ठीक है, तो होता क्या है कि ये तो अपन ने क्या निकाला था, ये अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज किया था। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएगा, जब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने दे रखा है बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, तो ये दोनों दोनों आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा आपका, उससे क्या होगा, इसके अंदर है ना करंट जनरेट होगा, इसके अंदर करंट जनरेट होगा। और वो करंट जनरेट होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो किस दिशा में होगा, उसको निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं अपन, जो अपन ने कल पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये वेलोसिटी उसके वेग को बताता है, और ये किसको बताता है, करंट को बताता है। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा हम फाइंड कर सकते हैं इसको निकाल करके। ये आपका ये मतलब बी आपका बाहर है, ठीक है, अगर बी आपका बाहर है तो आप करंट कहाँ जा रहा है, ये करंट जा रहा है आपका ऐसे, या करंट जा रहा है आपका ए से। तो आप देख लो करंट आपका जा रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। और इसमें अगर आप देखें, इसमें मैं करंट डायरेक्शन नहीं बताऊं, तुम खुद सोच सकते हो कि अगर ये बाहर की तरफ है, क्योंकि परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ है, ठीक है, अगर ये बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या होगा आपका, ये वाला क्या होगा, ठीक है, चीजें करंट की डायरेक्शन है, तो करंट इसके अंदर इसके किधर चलेगा, करंट इसका इधर चलेगा। और ये क्या बताता है, ये बताता है वेलोसिटी को, उसके वेग को। तो आप ध्यान रखना, करंट कहाँ, ये माइक बंद करो अपने अपने पहले तो, ये माइक बंद करो। करंट कहाँ फैलेगा अपना, करंट की डायरेक्शन होगी इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपन, जिस भी डायरेक्शन में होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू होता है आई एल बी, फोर्स इक्वल टू होता है आई एल बी। अगर आपको याद है कि, या तो अपन ऐसा देखें, मतलब कि क्या है ना कि ये जो फोर्स है, मतलब जो रोड है, इस रोड को अपन सरका रहे हैं ना, तो अपन सरका रहे हैं, तो उसको इसमें अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, को कौन सा फोर्स लगा रहे हैं अपन, एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है, जो करंट जनरेट हुआ है, जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसकी वजह से इस पे एक काल्पनिक बल लगेगा, जो अपन ने जो फोर्स लगाया ना उसका विरोध करेगा, है ना, उसका फोर्स का विरोध करेगा, और वो उसके विपरीत दिशा में होगा। इसलिए अपन उसको लेंगे माइनस का एफ डैश, यानी कि उसको अपन एफ डैश नाम दे देंगे, और वो नेगेटिव साइन लेके चलेगा, क्योंकि वो इसके विपरीत दिशा में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है माइनस आई एल बी, ये होता है साइन थीटा। फोर्स क्या होता है, माइनस आई एल बी साइन थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वाले चैप्टर में। जो फोर्स होता है किसी रोड के लिए वो होता है आई एल बी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि हमारा जो
हम जानते हैं ना कि जो करंट है वो बी वगैरह अपना कहाँ होता है, अगर अपन राइट हैंड रूल से देखें तो बी और आई कहाँ होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। अगर बी और आई परपेंडिकुलर होता है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा अगर 90 होगा तो क्या बन जाएगा, ये आई एल बी। तो फोर्स हमारा कितना बन जाएगा, माइनस आई एल बी। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि इसको रोड को सरकाने के लिए, इस रोड को सरकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और हम जानते हैं वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू एफ लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, डेल्टा एक्स। माना कि ये रोड यहाँ से यहाँ सरक जाती है, माना कि रोड सड़क के कहाँ आ जाती है, इधर आ जाती है, तो कितना डिस्प्लेस हुई है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुई। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, इसका फोर्स की वजह से। ठीक है, मतलब कि जो हमने वर्क किया उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग वो लगा रहे हैं फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लगा रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू तो ये रही अपने पास। ठीक है, आप फोर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे। पर आप लोग ये भी जानते हो कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो इसकी वेग वेलोसिटी कितनी थी, वेग इतना था, और समय कितना लग रहा है, तो सरकने में डेल्टा टी लग रहा है अगर, तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू ये रही और एक्स की वैल्यू ये रही, तो हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू क्या बन जाएगा, माइनस आई एल बी। ये तो फोर्स की वैल्यू आ गई। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे वी इंटू डेल्टा टी। क्या पुट कर देंगे, वी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये तो हमें पता है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है। मैं बताऊं तुम लोगों को पता है कि माइनस वी बी एल, मैंने क्या करा यहाँ से, वी बी एल को साथ में लिख दिया, पर अंदर बच रहा था आई डेल्टा टी, इसको मैंने साथ में लिख दिया। देखो आप, इस बी को तो बाहर निकाल दिया और आई को अंदर फेंक दिया इसके। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा कि आई इंटू टी किसके बराबर होता है, किसको ध्यान है, आई, वेरी गुड, क्यू के बराबर होता है। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा डी क्यू या डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू या डी क्यू। ठीक है, ये क्यू के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल्टा क्यू लिखो, डी क्यू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप आगे देखो, डब्ल्यू हमारे पास आ चुका है। कल हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था, अगर आपको ध्यान हो, कल हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो ये, या फिर हम ये जानते हैं कि जो विभव होता है, जो पोटेंशियल होता है वी बराबर, वो डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल होता है। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है ये। जो वी होता है आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर का टॉपिक है। जो वी इक्वल टू होता है वो आपके डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल होता है। आवेश मतलब कार्य बटे आवेश बराबर विभव, या पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर ये होता है तो इसको अपन वी ना बोल के इसको अपन ई बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ई आ रहा है वी की जगह। वी वहां पे होता है, यहाँ पे हमारे ईएमएफ आ रहा है, सर इसको हम क्या बोल देंगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू बोल देंगे इसको अपन। और अभी अभी अपन ने निकाला डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस वी बी एल डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इसको क्यू लिख दो ना, कटेगा नहीं बाद में, इसको क्यू लिख दो आप, है ना। तो ये क्यू यहाँ जाएगा, तो ये क्यू यहाँ जाएगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, ई इक्वल टू माइनस वी बी एल। यही कहीं फॉर्मूला अपन ने कल भी डेराइव किया था, अगर आपको याद हो तो, कल परसों की क्लास में अपन ने किया था, है ना। वेरी गुड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस वी बी एल। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया। अब आप आगे देखो, अब आगे देखो क्या है कि अगर अगर हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेल्टा फाई होता है, वो बी डॉट डी ए के इक्वल होता है, या बी डॉट डेल्टा ए के इक्वल होता है, चेंज इन फ्लक्स, है ना, फ्लक्स में परिवर्तन इसके बराबर होता है। ये आप जानते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका एरिया है, क्षेत्रफल है। और आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होगा, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आप जानते हो, अगर इसकी लंबाई एल है और ये कितना सरका था, ये डेल्टा एक्स सरका था, तो ये एल लंबाई है और डेल्टा एक्स की चौड़ाई हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करें, इसको मैंने क्या करा, बी डॉट डी ए cos थीटा था पूरा, मैंने इसको जीरो cos जीरो मान लिया, क्योंकि बी और ए आपस सेम डायरेक्शन में, इसलिए जीरो एंगल लिया था, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी ए डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। अब आपको ये भी पता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन ने कितने निकाली थी अभी, ये भी आपको पता है। डेल्टा एक्स की वो वैल्यू अपन ने निकाली थी वी इंटू डी टी, समय बराबर मतलब दूरी बराबर चाल इंटू समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अपने पास कितना आ गया, वी बी एल इंटू वी डेल्टा टी। अब क्या कर रहा हूं मैं, डेल्टा टी को यहाँ भेज रहा हूँ नीचे, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी
आ जाएगा VBL। आया नहीं आया? VBL आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो आप, यहाँ भी VBL है, यहाँ भी VBL है, दिख रहा है आपको? LHS दोनों का इक्वल है, बस माइनस साइन का फर्क है, इस माइनस को उठा के आप यहाँ भेज दो तो ये माइनस का ई बन जाएगा। तो अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो आपको दिख रहा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू माइनस ई के इक्वल आ रही है, जो फेराडे लॉ है अमिताभ, याद है आपको? इसे अपन फेराडे लॉ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेराडे लॉ, जो फेराडे का नियम कहलाता है। और यही हमने प्रूव कर दिया इस फॉर्मूले से कि हमने पहले क्या किया, पूरा सिनेरियो आप पूरा देख लो इसका, कि हमने पहले इसके लिए फाइव मतलब हमें पता था कि हमें ई भी निकालना है, हमें बी भी निकालना है, तो ई कैसे निकाला, कल वाले कॉन्सेप्ट से, है ना? और बी ये कैसे निकाला, इसको यूज करके प्लस का यूज किया अपन ने और ये इसके इक्वल कर दिया। तो उससे क्या पता लगा हम लोगों को कि जो फेराडे लॉ होता है डेल फाई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस ई के इक्वल होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डिराइव फेराडे लॉ, फेराडे लॉ का फेराडे नियम की उत्पत्ति कीजिए, तो आपको ये डेरिवेशन पूरा करके आना है। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। इसके बाद इसी के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ था, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एग्जाम में अगर नहीं पूछे ना, और अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आता है तो आप लिख के जरूर आना, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को पता है एनर्जी कंजर्वेशन इसी का टॉपिक है, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण। एनर्जी कंजर्वेशन मींस ऊर्जा संरक्षण। तो आप लोगों को पता है कि अपन जो करंट इंड्यूस होता है वो E अपॉन आर के इक्वल होता है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, ये आप जानते हो। और ई की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी, क्योंकि मैं मॉडुलस ले रहा हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि करंट का हमें डायरेक्शन नहीं होती है, करंट माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन होती नहीं, क्योंकि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, धारा एक अदिश राशि होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे मैंने इसको मोड में ले लिया। तो आई इक्वल टू वी बी एल अपॉन आर आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग, आप लोगों को पता है जब हमने से बाहर से धक्का दिया रोड को, जब आपकी रोड ऐसे सरक रही थी, इस तरह से सरक रही थी, तो मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया था, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाएं बल लगाया था मैंने उस पे। तो जो फोर्स लगाया, तो मुझे फोर्स लगाने के लिए वर्क करना पड़ा, कार्य करना पड़ा, और जो वर्क डन था मेरा वो किस में चेंज हुआ, वो उसकी शक्ति में, मतलब पावर लॉस हुआ उसका, क्योंकि शक्ति वे हुई, कार्य करेंगे तो पावर भी जनरेट होगी, मतलब पावर लॉस होगा, शक्ति होगी इसमें ना। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, P इक्वल टू फोर्स इंटू वी होता है, ये आप लोग जानते हो अच्छे से, एफ बी होता है ना। अगर ये एफ बी है, एफ बी है, तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी थी, आई एल बी, याद है? एफ की वैल्यू अभी लिखी थी अपन ने, आई एल बी, तो अपने पास क्या फॉर्मूला गया, आई एल बी, और ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अगर आप आगे देखो, वो क्या लिख सकते हो आप इसको, आप यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर दो, ऊपर से ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आई की, क्या लिखूंगा मैं, बी बी एल अपॉन आर, हो जाएगा बी बी एल, लिख सकते हैं इसको ऐसे अपन। तो क्या बन जाएगा ये, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू, है ना, एफ इनटू वी लगा दिया अपन ने यहाँ पे, और इसको वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे अपन ने इसकी, और सोल्व करा, बी स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो कब था, जब मैंने बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, जब उसमें करंट जनरेट हुआ, उसमें धारा उत्पन्न हुई, तो उसमें उसमें क्या हुआ कि हीट निकलेगी, जब करंट जनरेट होगा तो हीट निकलेगी, और अगर हीट निकलेगी, मतलब कि अगर हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी उसके अंदर, तो वो गर्म होगा, अगर तो गर्म होने की वजह से भी पावर लॉस होगा या नहीं होगा? भाई आप बल्ब जलाते हो तो बल्ब गर्म होता है, गर्म होता है तो उसके जरूरी नहीं कि पूरा अपन ने जो करंट दिया वो बल्ब के अंदर जाएगा, कुछ पार्ट को गर्म भी करेगा, गाड़ी चलाते हो साइलेंसर गर्म होता है, तो कुछ पार्ट ऐसा है जो एक्स्ट्रा, मतलब जो पावर लॉस कर रहा है, ऊर्जा की हानि कर रहा है। तो अगर उस वजह से एनर्जी लॉस हो रही है आपकी, तो अगर करंट की वजह से हो रही है तो अपन लिख देंगे आई स्क्वायर आर, यही पढ़ते हैं अपन 9-10 का फॉर्मूला ही, अगर आपको याद आ रहा हो तो, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। और आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू कितनी थी, ये रही, यहाँ से पुट कर दो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, और एक आर से आर कट गया तो क्या बच गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गए, मतलब कि जो पावर लॉस था वो होना था, इसका मतलब ये है, पहले वाली जो पावर लॉस हुई ना, ये जो ऊष्मा हानि हुई, वो ऊष्मा हानि किसमें चेंज हो गई, जो गर्म हुआ उसने जो ऊष्मा निकाली, गर्म होने के बाद जो उसने हीट निकाली ना, वो हीट के बराबर होगी, यानी कि जो हमने वर्क डन किया उसमें जो ऊष्मा हानि हुई ना, वो जो एनर्जी लॉस हुआ वो किसमें ट्रांसफर हो गया,
जो गर्म हुआ ना उस मतलब उसका वो है ना, गर्म हुआ ना वो मतलब वो गर्म होने पे जो उसकी हीट जो मतलब क्या हुआ, ऊष्मा हानि हुई, हीट लॉस हुआ, उसमें ट्रांसफर हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रही, ऊष्मा हानि तो हुई, पावर लॉस तो हुआ, लेकिन जो एनर्जी हमने दी थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, उसको गर्म करने में काम आ गई। मतलब पहले वाली एनर्जी बाद वाली एनर्जी के बराबर आ गई। अगर एनर्जी इक्वल है इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बोलो आया नहीं आया समझ में? हाँ आ गया ना, वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, चैप्टर का समापन की ओर जा रहा है और जो आने वाला चैप्टर है अपना, उस चैप्टर का स्टार्टिंग ही है। मेरी बात समझना, जैसे एक अध्याय खत्म होता है दूसरा अध्याय में जाता है ना रामायण में, ऐसे ही एक अध्याय खत्म होने जा रहा है, एक कांड खत्म हो गया दूसरा कांड शुरू होने वाला है। मतलब कि ये अल्टरनेटिंग करंट, अपना चैप्टर अगले चैप्टर का नाम है अपना प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले क्या क्या हमें मतलब सरप्राइज दिख सकते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब इसके अंदर एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन क्या है कि हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, उसको अपन घुमाएंगे। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी विल टेक अ रेक्टेंगुलर कॉइल और वी विल रोटेट इट, है ना। तो हम नहीं घुमाएंगे इसको, कौन घुमाएगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घुमाएगा इसको, यानी कि रोड रखी है इस तरीके से, इस तरीके से रोड रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब जो रोड रखी हुई है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, इसकी विड्थ है बी, इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई इसकी बी है। अगर थोड़ा देख लेना भाई है ना, हंसने का नहीं है ना, ऐसे बनेगा ये। तो क्या हो गया, एल इंटू बी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी एंगल थीटा पे घूम रही है, ये इसका पासिंग एक्सिस है, जहाँ एक्सिस पासिंग थ्रू मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है इस तरीके से। मतलब तुम समझ सकते हो प्रैक्टिकली कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी कोई एक्सिस है, उसके अराउंड ये ऐसे रोटेट कर रही है ना। ये कहाँ रखी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, वहां पे ये रोटेट कर रही है इस तरीके से। रोटेट करती है, रोटेट कब करती है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ किसी इस जगह पे क्या होगा, एक एंगल बनेगा थीटा इसका, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में घूम रही है। तो यहाँ पे कहीं आप एक एंगल ले लो कि उस एंगल के रेस्पेक्ट में घूम रही है, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज अगर घूमती है तो घूमती तो वहां पे एक ओमेगा बनता है, ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा अपॉन टी के इक्वल, ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा अपॉन टी के इक्वल, ये आप जानते हो। ओमेगा यहाँ पे क्या है, विच इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको कोणीय वेग, हिंदी बोलते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। और आप लोग जानते हो थीटा की वैल्यू अगर अपन इधर रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा टी हमें मिल जाएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट ए। अगर ये एक बार घूमती है तो n इक्वल टू 1, एक से ज्यादा बार घूमती है, अगर अगर आपकी ये रेक्टेंगुलर कोई एक से ज्यादा बार घूमती है आपकी, जितनी बार घूमेगी उतने नंबर ऑफ टर्न से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने फेरों की संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोना किसी को भी नहीं है ना, ये सोने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको आप इमेजिन करके देखो कि ना ये चारों तरफ क्या है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और आप क्या है, एक रेक्टेंगुलर कोइल घुमा रहे हो उसके अंदर। ऐसे इमेजिन करो, कोयल घूम रही है ना, तो कैसे घूम रही है, ऐसे कैसे घूम सकती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज है ना जो अच्छी चीज को घुमा देता है, तो इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर आप मैं वैल्यू पुट करूँ तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बी ए, यहाँ पे ए बी नहीं यहाँ पे बी लिखेंगे कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन बी ए कोस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत किसी को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है, दो सेकंड आ रही है, सेकंड आ रही है। ये फाई की वैल्यू आ चुकी है। फाई यहाँ पे क्या चीज है, फाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक और सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है यहाँ पे फाई। अब आपको फेराडे लॉ पता है, फेराडे लॉ क्या कहता है, फेराडे भैया कह के गए थे कि जो ई होता है ना, ई वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, ये वो कह के चला गया था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है, वो राज क्या है वो आपको पता लगाना है।
ठीक है। तो फाई की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, कि फाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू पुट करी मैंने एन बी ए कोस ओमेगा टी। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो भैया, एन बी ए कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी, अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी। और मेरे प्यारे देशवासियों, आपको पता है कि कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को? माइनस में होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो आया ना? हाँ हाँ। तो अगर अगर मैं इस ई की वैल्यू अधिकतम चाहिए, अगर मुझे इसकी भी की वैल्यू चाहिए, मुझे इसका मैक्सिमम मान चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, तो अधिकतम मान निकालने के लिए क्या साइन का अधिकतम मान किसी को पता है कितना होता है? होती है, हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं इसको ई जीरो लगा के लिख रहा हूँ, ई नोट लगा के लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू को, तो एन बी ए ओमेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा की ई नोट मिल रही है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं इस जगह, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और ई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू, ई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं शिखर मान, शिखर धवन नहीं बोलते, शिखर मान बोलते हैं, पीक वैल्यू, ठीक है। यानी कि जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आपको ग्राफ के अंदर से, ये ग्राफ है आपका, जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, यहाँ ये पॉइंट, इसको बोलते हैं शिखर, है ना, यानी कि पीक, इसका पीक पॉइंट ये बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका पीक पॉइंट, यहाँ तक हमें मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू। तो ये हमें क्या मिला, एक एक फॉर्मूला मिल चुका है कि अगर आपको ये निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा उस रोटेट, जो कोईल रोटेट कर रही है आपकी, उस वजह से। अब ये एक बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर क्या है वो समझो, आपको रहस्य आने वाला है बहुत शानदार। हम जानते हैं करंट इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वी का काम हमारे यहाँ पे ई कर रहा है, तो मैं इसकी जगह ई लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको आप बात समझ में आ गई होगी। और ई की वैल्यू कितनी होती है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ये करंट की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर साइन मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो उसको मैं आई नोट नाम दे दूं, तो एन बी ए ओमेगा अपॉन आर आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी जगह पुट करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आप लोगों को पता है, इन दोनों फॉर्मूला से क्या पता लग रहा है, आई वाले फॉर्मूले से और ई वाले फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे दोनों जगह साइन के फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों जगह साइन का फैक्टर आ रहा है। और अगर किसी को पता हो मैथमेटिक्स वालों को कि साइन का जो ग्राफ आता है ना, इस तरह से आता है, इस तरह से, याद है मैथ वालों को, है ना, ये साइन का ग्राफ इस तरह से आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, एक बार प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, ये ग्राफ अपन बनाने वाले हैं अभी। तो होता क्या है, मतलब कल बनाएंगे इसको ना, तो होता क्या है कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्त धारा होती है ना, वो एक बार तो प्लस में जाती है, एक बार माइनस में जाती है, एक बार प्लस में जाती है, एक बार माइनस में जाती है। तो जब ये रोटेट करेगी ना, तो क्या बनेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट बनेगा यहाँ पे इस जगह। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि अपन इसका अपन क्या करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट तो अपन पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है कि साइन वाला फैक्टर जो होगा ये इसको अल्टरनेटिंग करंट बनाने का काम करता है। आई बात समझ में आप लोगों को? हेलो, आगे ना बात समझ में?